नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लखनऊ से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है वो चमत्कारिक है, अप्रत्याशित है। ऐसे जनादेश की कल्पना देश में किसी ने नहीं की थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये जो जन समर्थन कैसे मिला। सवाल ये भी उठता है कि एक महीने में यानी 30 दिन के भीतर योगी सरकार ने जो कामकाज किए वो कितने असरदार रहे। सवाल ये भी उठता है कि योगी के काम करने का तरीका क्या उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद आ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि माइनॉरिटी से लेकर मेजॉरिटी तक, किसान से लेकर शिक्षक तक, कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक, क्या योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए हमने लखनऊ में ये खास मंच सजाया है। मेरे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर होंगे। ऐसे तो हमने रिपोर्टर की एक पूरी सेना लगा दी थी उत्तर प्रदेश चुनाव में, लेकिन आज जितने रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं वही होंगे जो लखनऊ में इस वक्त मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर उन्होंने क्या देखा और पिछले 30 दिनों के भीतर खासतौर पर जो रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने क्या समझने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन सबसे पहले मिला दूं कि समाज के किस किस वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ सामने तमाम वकील भी बैठे हुए हैं, लेकिन मंच पे जो लोग बैठे हैं मैं उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब हैं जो कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है, माइनॉरिटी इश्यूज के बहुत बड़े जानकार हैं और साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। हमारे साथ यूपी सिंह साहब है जो कि कर्मचारी नेता है। हमारे साथ रामराज सिंह दुबे साहब है जो कि कर्मचारी नेता है। हमारे साथ साकेत सिंह सोनू साहब है जो कि एक छात्र नेता है। प्रोफेसर जेपी सिंह है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हमारे साथ रीता मित्तल जी है जो कि एक हाउसवाइफ है। संजय गुप्ता जी है जिनकी आवाज आप पिछले शो में भी सुन चुके हैं, व्यापारी नेता है। अनुभव शुक्ला है, हिंदू वाहिनी के नेता है। शकील कुरैशी साहब है जो कि मीट एसोसिएशन से है। हमने खासतौर पर इनको इसलिए बुलाया है कि अवैध बूचड़ खाने के मुद्दे को भी कैसे देखते हैं वो और इससे किस तरह के रोजगार के संकट पैदा हो रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता, मेरे सहयोगी राकेश पांडे, रजत राकेश टंडन, संजय शर्मा, विजय मिश्रा और शिव प्रताप यहाँ पर मौजूद है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी यूके मित्तल साहब मौजूद है, वो भी मेरे साथ है। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है। एक छात्रा आकांक्षा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। एक व्यापारी, हिंदू मीट व्यापारी अमित मिश्रा जी भी मौजूद है, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नलिनी खन्ना जी है जो कि एक प्रोफेसर है, प्रवक्ता है लखनऊ विश्वविद्यालय की, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, 30 दिन का ये कामकाज आपको कैसा लगता है? आप एक शिक्षक के तौर पर, आप एक समाज को शिक्षा देने वाले व्यक्ति के तौर पर इसको कैसे देखते हैं, इस राजनीतिक परिवर्तन को? मेरी नजर में अगर बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो ये है कि आगाज अच्छा है और किसी भी सरकार के लिए अगर उसको आकलन करने का आज समय नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक महीने का जो समय है वो बहुत कम होता है। लेकिन एक चीज तो, एक झलक जरूर लोगों को आ रही है कि जो मोदी की झलक आ रही है। लोगों को लगता है कि देश में जैसा एक नेता मोदी था, शायद वैसा कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों मोदी से योगी का कंपैरिजन क्यों? क्योंकि ऐसे तो कई सारे मुख्यमंत्री हैं जो विभिन्न राज्यों में, लेकिन जो काम करने का जो ढंग है, जो तेजी है, वो बहुत अप्रत्याशित है और लोगों को लगता है कि जिस ढंग से मोदी नकेल कस रहे थे अब लोगों को कि नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा, गलत को गलत कहने का साहस है, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलते हैं और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। अगर सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मुझे कोई शक नहीं है कि भारत और उत्तर प्रदेश उसी रास्ते पर होगा जिस रास्ते पर भारत चलने के लिए निकल गया है। मेरे साथ हिंदू वाहिनी के नेता अनुभव शुक्ला जी भी हैं। अनुभव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी आ गए हैं, इसका मतलब हिंदुत्व लौट आया है और एक हिंदू हार्डकोर स्टेट की छवि हो जाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा? महाराज जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सबका साथ सबका विकास के मिशन पर हम लोग चलेंगे। अनैतिक कार्य किसी के साथ नहीं होगा, दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होगा, सब देश के नागरिक हैं, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए। बूचड़ खाने जो बंद कराए गए हैं वो संवैधानिक तौर पे गलत थे, इसका सब लोग समर्थन करते हैं।
और बूचड़खाने दोबारा नहीं चलेंगे प्रदेश में, प्रदेश का पूरे देश में नहीं चलने देंगे बूचड़खाने। अवैध अवैध होता है, जो सरकार कहेगी वो चीज लागू करेंगे। सरकार का मतलब महाराज जी जो कहेंगे वो हम लोग लागू करेंगे, हिंदू आवानी उसको लागू करेगी जमीन पर। ठीक है, यहां पर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। मुझे आप ये बताइए कि जो स्टैंड यहां पर अनुभव ले रहे हैं, क्या आप उस स्टैंड का समर्थन करते हैं? क्योंकि योगी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, अब वो हिंदू हार्डकोर नेता की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें आपके इसके अंदर हमारा विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप बूचड़खाने की अगर बात करते हैं तो आप ये देखिए, आपने कहा बीफ में आता काऊ भी आता और बीफ में आता भैंसा भी, तो बीफ आपने पूरे उसमें बंद कर दिया। तो वो जो गरीब जो रोजमर्रा 200 रुपए 250 रुपए कमाते थे, आज 1 महीना हो रहा है, आज उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मैं समझता हूं कि योगी जी इस प्रदेश के इस वक्त हुक्मरां हैं, बादशाह हैं, और उनकी जिम्मेदारी है नैतिक। अगर मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में कोई बादशाह नहीं होता, डेमोक्रेसी में कोई बादशाह नहीं होता, बादशाह नहीं है, चलिए बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि प्रदेश के अंदर अगर जनता भूखा मर रही है तो उसका नैतिक जिम्मेदारी हमारे योगी जी पे है। बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन प्रदेश में जनता भूखे कहाँ मर रही है? बिल्कुल भूखे मर रही है। आप आइए, हम मैं आपको इस बात बताना चाहता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमारे साथ चलिए कसाईवाड़ा, आप हमारे साथ चलिए सदर, और ये कुरैशी भाई बैठे हुए हैं। मैं कुरैशी तो नहीं हूं, लेकिन और जहां तक ये रहा नहीं, जो अब आप कह रहे हैं कि अवैध बचा, अरे आप सरकार में हैं, आप उसको वैध कीजिए। ये आपकी इट इज योर। भाई आप गलत करेंगे, उसको वैध कर दें, किस आधार पे कर दें? कैसे आप गलत कह रहे हैं? आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस गाय को ऐसे काट देंगे, संविधान के खिलाफ काट देंगे, देश का संविधान नहीं मानेंगे, कानून नहीं चलने देंगे भाई साहब। गाय को इसलिए नहीं चलने देंगे, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। आपकी इस बात को आप जान लीजिए। आप कोई चीज अपराध करेंगे उसको हम लोग लागू करने देंगे देश के ऊपर। किसी को आप देखिए, जबरदस्ती क्या? आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप उसको गलत करेंगे, उसको हम बर्दाश्त करेंगे। अनुभव ठीक है, ठीक है, ये करके ये आप किसी को दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। मोइनुद्दीन साहब आपकी बात मैंने मानी। अनुभव एक मिनट, हमारे साथ शकील साहब हैं। शकील साहब मुझे ये बताइए कि वाकई क्या अवैध बूचड़खाने चल रहे थे? क्योंकि हाईकोर्ट और एनजीटी का आदेश था, ये कोर्ट का आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि ऐसे अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाए। और दूसरी बात, पिछली सरकार ने जो बूचड़खाने थे और जो मीट की दुकानें थी उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था, और इसी रिन्यू नहीं करने के कारण ज्यादातर लोग फंस गए हैं और ज्यादातर लोग संकट में हैं। तो क्या अखिलेश सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जी, मामला ये है कि जब योगी सरकार आई और उसने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में सम्मान करता सुप्रीम कोर्ट का। अब एक बताइए बात कि जब जो बूचड़खाने जिनको अवैध घोषित किया गया है उसमें सरकारी कर्मचारी होते थे, सरकार के बनाए हुए बूचड़खाने थे, सरकार के डॉक्टर बैठते थे, आखिर वो चीज योगी सरकार के आते अवैध कैसे हो गई? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सबके साथ सबका विकास। अवैध बूचड़खानों में भी बैठते थे? बिल्कुल, सरकारी बूचड़खाने हैं ये जो बंद किए हैं सब सरकारी बूचड़खाने, जिनपे एनजीटी ने रोक लगाई है। आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं आपने की? क्यों नहीं आपने वैकल्पिक व्यवस्था की? और आप इस देश को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? लाखों लोगों का रोजगार छीन के विकास करेंगे या उनका विनाश करेंगे? ये आप तय कर दीजिए। आज ये भी तय कर दीजिए कि हमको इस देश का नागरिक मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आखिर हमारे बच्चे और भूखे रहेंगे, हमारे पास भूखे रहेंगे, तो इस देश का विकास किस रास्ते में होगा? योगी जी बताएं हमको। दूसरी बात, ठीक है अनुभव, एक मिनट, शकील भाई ने अपनी बात कही, लेकिन मैं इसको हिंदू और मुसलमान के एंगल से नहीं देखता। मैं इसको हिंदू और मुसलमान के एंगल से नहीं देखता। अमित मिश्रा जी मीट व्यापारी कहाँ पर है? अमित मिश्रा जी को माइक दिया जाए। अमित मिश्रा जी मुझे बताइए कि हिंदू व्यापारियों के लिए भी ये कितना बड़ा संकट है? दरअसल इसको हिंदू मुस्लिम का जो बात आ रहा है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। क्योंकि जैसे अभी एक साथी ने मेरा नाम सुनते ही मुझे गौर से देख रहे थे कि मैं हिंदू होके कैसे व्यापारी हो सकता हूं। सवाल यह है कि मैं व्यापारी पेशे में जुड़ा हूं या मैं व्यापारी संगठन चलाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यापार संगठन है वो हम उसको लीड करते हैं पूरे मीट व्यापार को। ये पूरा जो अभी सवाल आया कि वैध अवैध,
तो ये वैध एक मानक होता है, मानक के आधार पे एनजीटी ने रोक लगाई थी, न कि उसको अवैध घोषित किया था। उसने कहा था आप इसको मॉडल बनाइए, मॉडल बनाने के बाद पे उस पर रोक लगी थी लाइसेंस को लेके। लेकिन इस बात को नोट करिएगा आप, और लेकिन जो अभी हिंदू वाहिनी के ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको लागू करेंगे, क्या ये स्टेट है? किस हैसियत से कहते हैं? ये प्रशासन है? ये गमछा ओढ़ के पुलिस की गुंडाई लाठी के बदौलत अपने ये पटक रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये सरासर ये गुंडाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल कहेंगे, हम पीड़ित हैं, आप एक बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमित एक मिनट अनुभव जवाब। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरे भाई ने भी पहले कहा था आप मेरी बात वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बैठते थे। फिर आ जाऊंगा आपके पास, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी से क्या इनका समाजवादी नेताओं से ताल्लुक तो नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अगर देश का कानून किसी को कहता है कि अवैध है तो हम उसको वैध कैसे मान लें? आप कैसे अवैध कह रहे हैं? वो जो वहाँ कर्मचारी हैं जिनको वो अवैध है, उनके पास लाइसेंस नहीं है। था पिछले कितने साल से देश में अवैध दिनेश शर्मा मेयर थे, कल को वो दिनेश शर्मा मेयर थे, आप बताइए। दो लोग ना बोले प्लीज। जी अमित अनुभव। कल को देश में अवैध कट्टे व्यापारी भी खड़े हो जाएंगे कि हमको भी वैध करिए, तो कहां तक वैध करेंगे भाई? जो गलत है संविधान में वो गलत है, इसको आप मानिए। आप अपराधी थे जो अभी तक काम करते आए, गाय भैंसों को काटते आए, आप अपराधी थे, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात हो गई, बात कहें। आप ये बताइए कि नगर निगम में दिनेश शर्मा कितने साल से है? अमित एक मिनट, गुस्सा ठीक नहीं है, शांत रहिए। मैं इस सवाल को अपने रिपोर्टर्स के पास ले जाऊंगा जिन लोगों ने इस इश्यू को नजदीक से देखा है। पहले रजत राकेश टंडन, फिर राकेश। रजत, क्या हकीकत है? क्या सिर्फ अवैध बूचड़ खानों पर भी ताला लगा है या उन छोटी मीट की दुकानों पर भी ताला लग गया है जो इस मानक पर खरे उतरते नहीं, जो एनजीटी और कोर्ट ने जारी किए हैं? देखिए दीपक जी, पूरे प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो जो हम लोग ने विजन के रूप में देखा है, ये एक बड़ा गूफअप था पिछली सरकार की वजह से। पिछली सरकार में बूचड़खाने ऐसे चल रहे थे जिनको एनओसीज नहीं मिल रही थी, मंत्रियों से साठगांठ थी, तो आने के बाद वो बंद हुए। हाँ, उसका दूसरा पहलू ये भी था कि जो लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे वो कुछ एग्रेशन में थे कि 5 साल से ये क्यों चल रहे थे, अब इसको बंद किया जाए। तो पिछली सरकार का जो गूफअप था वो एक दिन में आपने उसको बंद कर दिया, इससे वो एग्रेशन सड़कों पर दिखाई पड़ा। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्या आप आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बूचड़खाना नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ कर दिया जाए, सब बंद हो जाए, जो एक पूरे हिंदुस्तान की एक बार में बात की जाती है। तो अभी भी जब दीपक जी बाय इलेक्शन हुआ था तो जो बीजेपी के कैंडिडेट केरला में थे उन्होंने अपने पीसी में मैनिफेस्टो में कहा था कि हम अच्छा बीफ सर्व करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म की बात पूरे देश में कैसे लागू हो सकती है? या तो ये हो जाए कि हाँ हमको नई बूचड़खाने चलाना है, बंद हो जाए। ये वैसी ही बात है कि पॉलिथीन बैन करेंगे लेकिन प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को बैन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। राकेश, मैं रजत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वैध अवैध का खेल शुरू कैसे हुआ? 2014 का एक शासनादेश आया था, मैं सदर कैंट में रिपोर्ट कर रहा था, कैंटोनमेंट बोर्ड के लाइसेंस पर वहां पर जो है स्लॉटर हाउस चल रहा था, बंद हुआ है अब से 11 महीने पहले। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां पर जब मैं पहुंचा तो 150 परिवार है, वो अपना घर परिवार उससे चलाते हैं। उन लोगों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। कल मैं बल्लौशपुर में था, उन्होंने आजम खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने अगर ये मसला सुलझा दिया होता, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी उसके आधार पर जो शासनादेश आया था 2014 का, उन्होंने 5-6 पन्ने का पूरा शासनादेश मेरे सामने रखा था कि नए गाइडलाइंस के हिसाब से आपको नई जगह पर स्लॉटर हाउस दिए जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड वाला जो लाइसेंस स्लॉटर हाउस बंद हुआ वो यही एक्सक्यूज देकर बंद हुआ कि ये पुराने नियमों के हिसाब से है, इसको हम नई जगह शिफ्ट करेंगे, नई जगह शिफ्ट करके हम नया स्लॉटर हाउस आपको बनाकर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 150 परिवार सड़क पर है, वो 150 परिवार ये सोच रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वो 150 परिवार, जब मैं आज से करीब 15 दिन पहले वहां पर रिपोर्ट कर रहा था, वो अखिलेश यादव मुर्दाबाद के सरेआम नारे लगा रहे थे। कल बल्लौशपुरा में लोगों ने आजम खान को बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि सब किया धरा पुरानी सरकार का है। ठीक है। कविता, आप खुद लखनऊ से आती है, मुझे ये बताइए कि लखनऊ के खाने को नॉनवेज से बड़ा सिंबलाइज किया जाता है, क्योंकि जो अवध का कुजीन होता है उसमें नॉनवेज बड़े तौर पर शामिल होता है। तो लोग इस पूरे नजरिए को, लोग इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं या वैध और अवैध के नजरिए से देख रहे हैं? दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आप समझ सकते हैं कि लखनऊ को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है वेज और नॉन वेज को लेकर, कि जब मैं यहाँ पर आई तो लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि रिपोर्ट इस बात को लेकर तैयार करिए कि क्या टुंडे कबाब अभी भी मिल रहे हैं लोगों को। शकील भाई, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी
इस मामले की असल जिम्मेदार है, जिसने कोर्ट के इस फैसले को सही ढंग से लागू करने के लिए मीट के व्यापारियों को न निर्देशित किया, न बताया, न समझाया, न शिक्षित किया। देखिए, हम सबसे ज्यादा दुखी और परेशान और अत्याचार से सताए हुए लोग वो हैं जो सपा सरकार ने 5 साल में मुसलमानों के साथ किया। धोखा, झूठ, फरेब, अखिलेश मुलायम की लड़ाई वो सिर्फ एक नाटक था। ये धोखा था बहुत बड़ा, यही बहन जी ने किया। ये असल में ताकत दी भाजपा को इन लोग ने, जिसको वो मुद्दे देते चले गए और वो मुद्दे पकड़ के भाजपा पब्लिक में जाके काम करती रही। आप एक बात बताइए, 7 सिस्टर स्टेट हैं भारत में, वहां पे यम्मी है, यहाँ मम्मी कैसे गाय हो सकती है, भैंस कैसे हो सकती है? वहां तो खाई जा रही है, वहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां क्यों नहीं रोक लग रही है? वहां वही क्या कर रही है? देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, न देश गुंडागर्दी या बदमाशी से चलेगा। अगर ये तय करना है तो मेरा तय कर दीजिए, ताकि हम भी आगे के लिए सोच रहे हैं कि जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो फिर हम कहां तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब हमारे पेट पर रात पड़ेगी तो हम नहीं, ये धमकी है क्या? नहीं, मैं धमकी नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। धमकी नहीं, सच्चाई है। ठीक है, हमको धमकी दी जाएगी, आपके सामने धमकी दी जा रही है, कैसे नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है, आप आप चाहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप चाहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। शकील साहब मुझसे बात करिए, शकील साहब मुझसे बात करिए। ठीक है, प्रोफेसर साहब, ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? शकील भाई, एक मिनट शांत। समानांतर सरकार चलाएंगे, बताइए। समानांतर सरकार चलाएंगे, समानांतर सरकार चलाएंगे, समानांतर सरकार चलाएंगे। नहीं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है बॉस, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर सिस्टम से चलिए ना, तो आपका ऑडियो ही नहीं पहुंचेगा। प्रोफेसर साहब, देखिए, आप धमकी मत दीजिए, ठीक है ना? आप धमकी देंगे तो फिर दूसरी तरफ बात चली जाती है, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था? वो भी गलत है। हाँ, तो ये कहिए ना, तो कहिए, हमको कहने कानून हाथ में लेना नहीं, आप सुनिए, कानून हाथ में लेना किसी के लिए भी जुर्म है। हाँ, सरकार का कानून चलेगा, हमको जो नियम है, सुन लीजिए, जो नियम है उसके अनुसार चलिए। सरकार ने कोई कदम गलत उठाया हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए और रास्ते हैं, बातचीत के रास्ते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम कुछ भी करेंगे तो फिर दूसरा भी कह देता है कि मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए आप इस सख्त मत करिए। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में धमकी की कोई जगह नहीं है। मैं आपकी मजबूरी को जेन्युइन ढंग से समझता हूँ, मैं जेन्युइन ढंग से समझता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए एक और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला था, वो फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसको कहा गया कि अब लड़कियों से छेड़छाड़ या गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। आकांक्षा एक छात्रा मेरे साथ मौजूद है। आकांक्षा, क्या आपको जमीन पर कोई अंतर दिखाई दिया इस एंटी रोमियो स्क्वाड के बंद होने के बाद? आपके कॉलेज के आसपास, आपके मोहल्ले के आसपास, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास, क्या पिछली सरकार और इस 1 महीने में कोई अंतर है? सर देखिए, अंतर तो हमें दिखाई दिया है, लेकिन ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड का जो आपने पैटर्न इन लोगों ने शुरू किया है, इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। और पुलिस वाले अपने अलग ढंग से काम कर रहे हैं, वो कुछ जो सही है उनको भी गलत ठहरा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हमें ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि बदलाव आया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड ये जो चलाया है इन्होंने, इसे स्विच कर देना चाहिए। इसकी जगह पे कुछ पहले आप कह रही थी बदलाव तो हमको थोड़ा सा दिखा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बातों में क्यों? एक सेकेंड, हल्का सा बदलाव इसलिए दिखा है क्योंकि लोग हल्का सा डर गए हैं कि कहीं पुलिस वाले हमको ना अंदर कर दें। इसीलिए बस हल्का सा ये बदलाव है कि लोग, जितने लड़के या लफंगे जितने भी होते हैं, ये कॉलेजेस के सामने खड़े नहीं होते, लेकिन गली नुक्कड़ में आज भी वो वैसे ही खड़े हैं। हाँ, कुछ मैं ये बताना चाहूंगी, हल्का सा बदलाव हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ है, हल्का फुल्का बदलाव हुआ है, लेकिन समाज के लिए बेहतर नहीं है। सर बेहतर है, ठीक है। अनुभव भाई, यहाँ पे मैं आपको लाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आलोचना हो रही है तो आप लोगों की हो रही है कि हिंदू आने वाले, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले जाते हैं, कोई कपल को बंद कर देते हैं, कोई कपल को मारते हैं, पीटते हैं, और दुनिया भर के वीडियो आ चुके हैं। तो इससे न केवल आपकी इमेज डाउन हो रही है,
समाज की इमेज डाउन हो रही है, योगी जी की इमेज डाउन हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर आगे जाती थी उस पर आप लोग एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क लगा रहे हैं। मैं सबको यहाँ बता दूं कि मैं हिंदू युवा वाहिनी से हूँ। हिंदू युवा वाहिनी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता महाराज जी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाता है। हम किसी पार्क में नहीं गए, हमने किसी को नहीं रोका, हमने किसी को परेशान नहीं किया। अगर सूचना मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया है मैंने। लेकिन ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिसमें ये जो ये केसरिया रंग का पट्टा है उसको लगा के लोग प्रेमी जोड़ों को मारते दिखे। नहीं, हिंदू युवा वाहिनी का कोई भी कार्यकर्ता आपको ये करते हुए नहीं दिखेगा। हाँ, अगर कोई सूचना मिली है तो उसको हमने पुलिस तक पहुंचाने का कार्य जरूर किया है, पुलिस को बताने का कार्य किया है और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा समाज में ना हो, दूसरे समाज में ना हो। कविता, आपने क्या महसूस किया जब से आप लखनऊ में आई, क्योंकि आप लखनऊ में पली बड़ी हैं, आपने क्या महसूस किया जब से आप लखनऊ में आई? दीपक जी, बहुत उम्मीद थी, एंटी रोमियो स्क्वाड से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जब पढ़ाई के दिनों के दौरान मुझे पता है आलमबाग की मैं रहने वाली हूँ, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता था मोहल्ले से, इतने ज्यादा फप्तियां कसी जाती थी। तो मुझे लगा इस बार जब मैं वापस आई हूं तो शायद कुछ बदलेगा। लेकिन आज अभी 5 घंटे पहले की मैं बात बता रही हूँ, वही बताना चाह रही थी। चौक से मैं गुजर रही थी, बहुत सारे लोग पास में थे, बहुत लोग घूर रहे थे, लेकिन घूरने से आगे बढ़ गए और वो लगातार कमेंट कर रहे थे। और मेरे मन में यही सवाल था कि बदला क्या है फिर? अगर चौक में आज भी यही हाल है, तंग गलियां हैं, वहां से आपको गुजरना है, अगर आपको कुछ भी खरीदारी करनी है, ज्वेलरी की शॉप से चिकन की शॉप है और वहां से आप गुजर रहे हैं और 4 लोग दुकान से बाकायदा बाहर आकर और कमेंट करके वापस जा रहे हैं, तो उनके मन में किसका डर है? तो सवाल ये खड़ा होता है कि निजाम बदला है, लोगों का नजरिया कैसे बदलेगा? इस सोच की बोझ को दूर कैसे करें? नजरिया वाकई बदलने की जरूरत है। यहाँ पर मैं हमारे छात्र नेता के पास आऊंगा। मुझे आप बताइए कि कविता ने जो महसूस किया, क्या आपने भी कहीं वैसी चीज देखी, या आपने वो चीज नहीं देखी, या आप कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छा और उम्दा एक पहल है, जिससे घर की बहन बेटियां रोड पे निकलने पे सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जो इस तरह की बात कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये गलत है और निराधार है। इस चीज को रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, इस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि घर के गार्जियन अपने बच्चों को सुरक्षित देख रहे हैं इस सरकार में। ठीक है, सुरक्षित देख रहे हैं इस सरकार में, लेकिन चलिए आप बहुत चिल्ला रहे हैं वहां से, मैं आपसे पूछता हूँ, वहां पे माइक इनके पास भेजिए। चलो बड़े भाई बता रहे हैं, यहाँ पर इनको माइक दीजिए। राकेश, मुझे आप बताइए, आप बड़ा चिल्ला रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या जमीन पर कोई बदलाव हुआ है? देखिए, हमारा कहना है कि बहुत स्पष्ट संदेश है मोदी जी का, न रोगी चलेगा न भोगी चलेगा, योग चलेगा और योगी चलेगा। इसी दिशा पे उत्तर प्रदेश अब चलेगा। लोग स्वस्थ हो, स्वस्थ सोचे, अच्छा सोचे। और जहां तक बात है बूचड़खानों की और जहां तक बात है रोमियो स्क्वाड की, वो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ये धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा। ये सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है। शुरू में एक संदेश कड़ा देने की जरूरत समझी गई थी और दिया गया था। चले ठीक है, शुरू में एक संदेश कड़ा देने की जरूरत समझी गई थी। मैं अमित आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से हमको बाहर निकलना चाहिए। अब हम आते हैं एज ए होल मुस्लिम समाज के इशू पर। डॉक्टर खान, क्या आपको लगता है कि जो 3 तलाक का मुद्दा है उसके चलते मुस्लिम महिलाओं ने इस बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? कई सारे ऐसे बिंदु थे जिससे वो मुस्लिम पुरुषों से असहमत थी। आज भी आप उनको दबा रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे पर, ऐसा क्यों? और क्या आपको नहीं लगता कि आप मुस्लिम समाज की आधी आबादी को 3 तलाक के मुद्दे पर भारतीय संविधान के मूल अधिकार से रोक रहे? पहली बात तो आपने जो आधी आबादी, कुछ महिलाएं इतने बड़े देश में अगर 200, 500, 1000 महिलाएं अगर निकल के आती हैं, इस तरह की बात करती हैं, तो जो 3 तलाक का मसला है एक्चुअल में लोग समझ नहीं रहे हैं, बिना समझे उस पर बहस हो रही है। जो मुस्लिम महिलाएं भी बहस कर रही हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है। जो हमारे भाई बात कर रहे हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की कमी की वजह से ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन ये एक मजबूरी होती है, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है, नापसंद किया है कि अरे बात पूरी करने दीजिए पहले, अभी नहीं, बात पूरी करने दीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको नापसंद किया है, लेकिन बहुत ही कंडीशनल ये है कि जब पति और पत्नी वो कंडीशन मानते क्या है? ये कहा जाता है कि इद्दत का पीरियड पूरा हो और 3 तलाक कहने में कई महीनों का फासला हो। आप लोग मानते कहाँ हैं? आप तो SMS पर तलाक दे देते हैं, टेलीग्राम पर दे देते हैं, इंटरनेट पर दे देते हैं, फोन पे दे देते हैं। सुनिए, ये हकीकत है। बहुत सारे मुस्लिम देश है जिसमें भी 3 तलाक नहीं है। सोनू साहब कुछ कहना चाहते हैं? सोनू साहब बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि देश संविधान से चलेगा और योगी जी का जो है आदेश निर्देश पारित नहीं हो रहा है, उस पद और उस गरिमा का पालन हो रहा है जो देश के संविधान के अनुरूप चल रहा है। और आपके देश का आपका कानून नहीं चलेगा, इस देश का कानून चलेगा। ना हलाला चलेगा, ना किसी प्रकार का कोई कानून चलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से बूचड़ खानों का विषय था, मैं उस पर बोलना चाह रहा था, थोड़ा 1 सेकंड बोल लूं। मंदिर मस्जिद से ज्यादा बूचड़ खाने बन गए हैं इस देश में और इस प्रदेश में, और मंदिर मस्जिद से ज्यादा अगर बूचड़ खाने बने हैं और अवैध रूप से हैं तो निस्संदेह उस पर प्रतिबद्ध लगना चाहिए। चलिए, लगना चाहिए। यहाँ पर अनुभव आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 तलाक पूछना चाहता हूँ, ज्ञानी जी ने कहा, ज्ञानी जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी बता रहे हैं, हम लोग तो बेवकूफ यहाँ बैठे हैं। ज्ञानी जी आप बताइए, 3 तलाक पे आप कह रहे हैं 200-300 महिलाओं का विरोध है, देश में विरोध नहीं है। मैं कहता हूं मेरी एक बहन का विरोध होगा, हम खड़े होंगे रोडों पर। एक बहन का विरोध होगा, हम रोड पर खड़े होंगे और उसके हक की लड़ाई के लिए जिएंगे, मर जाएंगे। नहीं, माइक दे दीजिए। ना मोइनुद्दीन साहब, आप माइक दीजिए। दूसरी बात, ना आप माइक दीजिए। दीपक भाई, आपके जो नहीं, आपके कानून की जगह सुनिए, दूसरी का आप कह रहे हैं ये हलाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमारी शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून चलेगा, शरीयत का कानून को कोई नहीं तोड़ पाएगा। 7 करोड़ देश की जनता के ऊपर आपने, हम भी 25 करोड़ है, आपने देश के प्रधानमंत्री को 25 करोड़ को कादे चले, ठीक है। हम भी 25 करोड़ है, कहना चाहता हूँ इसके हम 25 करोड़ है। मोइनुद्दीन साहब थोड़ा संयम, आप सबसे बुजुर्ग हैं, थोड़ा संयम, थोड़ा शकील साहब बोलिए। हमारा शरीयत देखिए ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा को समझ करिए भाई। हिंदुस्तान के संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम अपनी शरीयत के हिसाब से चले। मोइनुद्दीन साहब प्लीज चुप जाइए। माइक लीजिए, ठीक है। एक मिनट मैं रेणु जी मैं आपको बता रहा हूँ। शकील जी एक मिनट। शकील भाई देखिए, ऐसा है ना हम आलिम दीन है, ना हम फिका के जानकार हैं, ना मजहबी बातें जानते हैं, क्योंकि हम आम मुसलमान हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि यह मसला देश का अदालत में है, जो विचाराधीन है, जो चल रहा है। हर औरत को, हर मर्द को बराबर का इंसाफ मिले, यह इस्लाम की दावत है। और अगर किसी की बेटी, किसी की बहन को 1 महीना रखने के बाद, 2 महीने रखने के बाद, एक बच्चा पैदा करने के बाद, जैसे आज हुआ बहराइच में या गोंडा में 3 तलाक करके निकाल दिया जाता है, यह अफसोस की बात है कि हमारे लोग कट्टरता की हद पार करते जा रहे हैं। हम हर मामले में इंसाफ की बात करनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, बराबर का हक होना चाहिए। इस्लाम ने औरत को पहले हक दिया, आपको पता होना चाहिए। यही हालत था जहाँ बच्चे जिंदा दफनाई जाती थी और अल्लाह रसूल ने कहा कि नहीं, इनको बचाओ। एक साहब ने कहा कि साहब इनकी लड़कियां मर जाएंगी, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, ये इनको पल्ले चल के अधिकार है। ठीक है। रेणु जी आप कुछ कहना चाहती हैं? रीता मित्तल जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अभी जो 3 तलाक वाली बात हो रही है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अभी चुनाव के दौरान मैं कितनी मुस्लिम बस्तियों में गई और मेरी कई महिलाओं से बात थी और वो लोग ये कहती थी कि जो अब मोदी जी ने 3 तलाक वाली बात करी, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। जो आज सब लोग कहते हैं कैसे ये मोदी सरकार आई है, इस सब का श्रेय मैं कहती हूँ आप लोगों की महिलाओं को ही जाता है, आपकी पत्नियों को जाता है, कि उन लोगों ने कहा मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि हम लोगों को सुरक्षा दे दी है, क्योंकि आज तक हम 3 तलाक की वजह से हम लोगों को घर से निकाल लिया जाता। आप ज्ञानी जी ये तो सोचिए, किसी समय जैसे आप लोग तलाक देते हैं, आपकी पत्नी होती है, आपकी लड़की के साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगे, अपने दिल में हाथ रख के सोचिए। चलो इसका जवाब दीजिए, ये संक्षेप में जवाब दीजिए। ये जितने 3 तलाक का मुद्दा, एंटी स्क्वाड मुद्दा, फला मुद्दे
जो जनता के हित के मुद्दे हैं उसमें सरकार काम कर नहीं रही है और लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये योगी जी ने साबित कर दिया। और आप मुस्लिम और हिंदू की बात, भारत को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात नहीं करें आप। हम अगले मुद्दों पर आते हैं, साफ सफाई पर आते हैं, व्यापारियों पर आते हैं, स्टूडेंट्स पर आते हैं, सब पर आते हैं। अगला मुद्दा मेरा है साफ सफाई का। ये मुद्दा साफ सफाई का इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने आते ही बड़े बड़े अफसरों के हाथ में झाड़ू थमा दी। अखिलेश यादव ने कमेंट किया, अखिलेश के प्रवक्ता ने, कि भाई अगर हमको पता होता कि अधिकारी लोग इतनी अच्छी झाड़ू लगाते हैं तो हम उनसे पहले झाड़ू लगवाते। यानी अखिलेश को 5 साल तक शायद पता नहीं लग पाया। मैं चुटकी में यह बात बोल रहा हूं कि अधिकारी क्या क्या काम कर सकते हैं। यहां मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, अफसरों में, सरकारी दफ्तरों में और अफसरों में इतनी गंदगी क्यों है उत्तर प्रदेश में? ऐसा है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पिछली जो है उसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रख दिया। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। आप पॉलिटिक्स करना चाहिए। मुझे बताइए कि आप कर्मचारी नेता हैं, आप मुझे ये बताइए कि सरकारी दफ्तर और सरकारी अफसर इतने गंदे क्यों होते हैं? और उत्तर प्रदेश में देखिए सरकारी दफ्तर आपको सबसे गंदे मिलेंगे। दफ्तर गंदे, माफ कीजिएगा सर, दफ्तर गंदे थे क्योंकि पब्लिक प्लेस था। सरकारी पब्लिक प्लेस, सरकारी है, पब्लिक प्लेस है, गंदा रहेगा क्या? सर, किसने कहा कि पब्लिक प्लेस है तो गंदा रहेगा? जनता का कार्यालय है, सरकारी लोक सेवक हम लोग हैं, वहाँ इसलिए गंदा रखे? नहीं, जनता का कार्यालय गंदा रखे? हम नहीं रख रहे थे। कौन रख रहा था? लोग जो आते थे जन सुनवाई में अपनी हर जिले के, उनको नहीं पता कि सरकारी कार्यालय विजय क्या हकीकत है, क्यों गंदा रहता था सचिवालय और क्यों गंदा रहता था सरकारी दफ्तर? आप बताइए। बिल्कुल दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था, उसमें सबसे खास बात यही थी कि स्वच्छता अभियान को लेकर के जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय यहाँ पर अखिलेश सरकार थी और इस पूरे अभियान को दौरान उन्होंने काफी मजाक उड़ाया था। हालांकि जैसे ही योगी सरकार आई थी उसके बाद शुरुआत उन्होंने स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाकर की। जैसे ही मंत्री जी ने पहले दिन चार्ज लिया था, पहले दिन से ही स्वच्छता अभियान को लेकर के शपथ दिलाई गई और सरकारी अफसरों को लगा कि अगर वो अपने हाथ में झाड़ू उठाते हैं तो कम से कम उनकी एक गुड इमेज जाएगी। हो सकता है उनके पद को सुरक्षित रखा जाए, हो सकता है जिस पद पे है उसको उनको वहां पर किया जाए। और यही कारण था जिसके बाद जब यहाँ की एसएसपी थी वो भी झाड़ू लेकर के अपने कार्यालय को साफ करती दिखी। हर एक थाने में लोग जो दरोगा थे वो साफ करते दिखे। कई सारे आईएएस अफसर थे जो फाइलों को बाकायदा इस तरह। मित्तल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तर इतने गंदे होते हैं? मैं 10 साल कम से कम सचिवालय में रहा हूं। मैंने अपना कमरा, अपनी टेबल में खुद साफ की है। इसलिए स्वच्छता के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। तो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ भी साफ करेंगे तो उसमें कम से कम आपको अच्छी खासी सफाई दिखाई देने लगेगी। एक दो चीज ठीक है मित्र साहब, यहीं पर रुकते हैं। हम बाकी चीजों पर बाद में आएंगे। अगले मुद्दे की तरफ चलता हूं। छात्रों की तरफ एक बार फिर आता हूं। आकांक्षा, छात्रों को 1 GB डाटा मुफ्त देने के लिए कहा गया है, 1 लैपटॉप देने के लिए कहा गया है। क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? सर, अच्छी तो है, लेकिन इसके लिए खाली लैपटॉप और जीबी दे देने से नहीं होता है। इसके लिए उनको वो प्रोसेस जो चीजें होती हैं उसमें सिखाया जाए, चीजों को बताया जाए, तब तो समझ में आता है। फर्जी दे देना ऐसे कुछ नहीं होता है। चलिए, ये भी एक मुद्दा है कि लाइट भी दे रहे हैं साथ में। आप मुझे बताइए, एक आम गृहिणी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, आपको क्या स्वच्छता अभियान का कोई असर दिखाई दिया? क्या स्टूडेंट्स के लिए जो घोषणाएं हैं, आपके बच्चों के लिए जो घोषणाएं हैं, आपकी बच्ची की उम्र की होगी, वो क्या आपको ठीक लगती हैं? नहीं, जो अभी घोषणाएं मोदी जी ने करी उसी को योगी जी भी लागू करे हैं यूपी में। वो घोषणाओं के बाद में मैंने तो देखा है कि जो हमारा शहर लखनऊ में जहां मैं रह रही हूँ, आसपास में गंदगी काफी खत्म हो रही है। बार बार लोग सफाई करने आ रहे हैं। अब ये हर आदमी को लगता है अगर हम सफाई रखेंगे तो अच्छा होगा। और बच्चों के लिए जो बात हो रही है, बच्चे तो मैं कहती हूँ शायद लड़कियां हमारी बहुत सुरक्षित हो गई है। अभी तक जो सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, तो उस सरकार में तो मैं तो ये कहूंगी कि महिलाएं क्या, लड़कियां क्या, सब असुरक्षित थी। जब लड़की घर से बाहर पढ़ने निकलती थी तो माँ बाप शाम को सोचते थे
कि कब मेरी लड़की घर में वापस आ रही है। अभी कविता जी ने जो कहा वो बात देखिए, घूरने वाली बात जो उन्होंने कही, लोग वो करते हैं, वो तो देखिए उनकी मेंटेलिटी, हर मेंटेलिटी को आप नहीं खत्म कर सकते। धीरे धीरे असर आएगा जब उनके पास शक्ति होगी, क्योंकि कोई काम बिना शक्ति के आदमी नहीं करता है। सब कहते हैं कि योगी जी रात को 1 बजे तक बैठाते हैं, अफसरों को बैठाते हैं, ये करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने काम करने की आदत तो डाली है। जो तो अफसर होते हैं ज्यादातर जाते हैं अपने 10 बजे क्या 12 बजे भी जा रहा है, शाम को 4 बजे आ रहा है, घर में लंच टाइम में रह रहे हैं। अब मेरे को ये सुनने को मिलता है कि हमें घर में नहीं आ पाते। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी के, और जो पालन कर रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है स्वच्छता अभियान पर, और जो एंटी रोमियो स्क्वाड और छात्रों के लिए जो घोषणा की गई है, छात्राओं के लिए जो की गई है, उस पर? देखिए सर, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैं समाजशास्त्र की प्रवक्ता हूँ, और मैंने, आपको पता होगा कि भारत के सबसे गंदे 15 शहरों में से 3 शहर यूपी के हैं, जिसमें बनारस, मेरठ और गाजियाबाद, ये हमारे देश का सर्वे हुआ है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री सांसद हैं और वो हैं। और हम लोग कहते हैं कि कोयटो बना देंगे और वहां गंगा इतनी गंदी हो गई है, सारे वो करते हैं। स्वच्छता अभियान में हमारी जनता भी सहयोग नहीं देती है। सरकार जो पैसा है वो बंदरबाज भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है, चाहे कोई सरकार बने, चाहे वो पान की पीक हो, चाहे गंगा में हम लोग जाके फूल माला फेंकते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, कपड़े धोते हैं, गंगा भी गंदी है, शहर भी गंदा है। ये स्वच्छता अभियान का एंटी रोमियो का सर ये है कि जो हमारे समाजशास्त्र के हिसाब से जो हम समझते हैं कि जो भी, देखिए योगी जी तो अविवाहित हैं, हमारा जो लखनऊ शहर है वो पार्कों का शहर है। यदि कोई लड़का लड़की अपनी इच्छा से कहीं बैठा है तो वो ठीक है, ये योगी जी भी कहते हैं, और किसी के साथ जबरदस्ती करना वो गलत है। और आप लोग यदि हिंदू युवा वाहिनी के लोग वैलेंटाइन डे पर रोक लगा देंगे तो जितनी हम, या फूलों पर रोक लगा देंगे तो हमारे राज्य में ऐसे भी इतनी बेरोजगारी है, तो न कार्ड बिकेगा न फूल बिकेगा, तो और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल अलग विषय है, ये बिल्कुल अलग विषय है। सरकार ने कई सारे पॉपुलिस्ट मेजर उठाए हैं, जैसे बिजली के बिल के किसानों के सरचार्ज को उन्होंने आज माफ कर दिया, किसानों का कर्ज माफी किया, है ना। आपको क्या लगता है, इससे इकोनॉमी पर बोझ बढ़ेगा और आप जैसे व्यापारियों पर ज्यादा टैक्स लगेगा? क्या आपको इसका डर है? देखिए, टैक्स जो भी लगता है वो व्यापारियों पर नहीं लगता, जनता पर लगता है। और योगी सरकार ने इस बात को कहा है कि अलग से कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। कोई भी सरकार चलती है वो चलती है इकबाल से, और इस सरकार ने सबसे पहला और बढ़िया काम जो किया है, सरकार का इकबाल 10 साल बाद बुलंद हुआ है। अगर देखा जाए तो योगी सरकार का इकबाल बुलंद हुआ है। उस इकबाल बुलंद होने से क्या फर्क पड़ा? अधिकारियों ने झाड़ू डाल ली, अधिकारी समय से पहुंचने लग गए। जो एंटी रोमियो दल है, जो भी हमारी छात्रा ने कहा, कुछ इस प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके अंदर भय का वातावरण लगा, ऑफिसों में लोग पहुंचने लगे और तमाम ऐसे काम होने लगे जिसकी वजह से सरकार चलती है। तो निश्चित रूप से योगी सरकार ने 1 महीने में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से अच्छे संदेश गए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई आप दुबे साहब एक कर्मचारी नेता है, क्या वाकई कर्मचारियों पर दबाव पड़ा है, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है और अफसरों पर यह खौफ आया है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम पर गाज गिर सकती है? निश्चित रूप से योगी सरकार जब से आई है, जो अफसर घर में बैठ करके और दफ्तरों में एसी का मजा ले रहे थे, वो अफसर अब रात के 1-1, 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, अपने कार्यालयों में पहुंच जा रहा है और निश्चित समय में वो आ जाते हैं, और निश्चित जो समय निर्धारित किया गया है उसके समय से पहले वो जाते नहीं और अपना काम कायदे से कर रहे हैं। जहां तक भय की बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कार्य की संस्कृति डालनी चाहिए और काम करना चाहिए। अनुभाई जी, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। रजत, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आपने समाजवादी पार्टी को इतने लंबे वक्त से कवर किया है, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जो पूरा का पूरा गुब्बारा था, गठबंधन का गुब्बारा था, वो ढहा इन चुनाव में, उसके 2 प्रमुख रीजन संक्षेप में? देखिए, अगर बड़ी चीज देखिए तो जनता ने एक तरीके से नकारा है अखिलेश यादव को। यह कहना गलत होगा कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश गठबंधन चुनाव हारा है।
इसको एक नफरत के रूप में अगर देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप पॉलिटिकली देखिए तो जो सीट्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली है, इसका मतलब कि जनता उनसे नफरत करने लगी थी, देखना नहीं चाहती थी उन लोगों को। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो दीपक मैं कहूंगा कि हाँ, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे की बात बताई, लैपटॉप की बात बताई, रिवर फ्रंट की बात बताई, ये एक अपनी जगह हो सकता है कि भाई जनता ने उसको जज नहीं किया, कहा कि हाँ ये चीजें हमें नहीं चाहिए, आपका शासन नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए, मैंडेट के साथ जिया, बड़ा मैंडेट दिया। लेकिन क्वेश्चन मार्क दीपक जी इसमें यहां उठता है कि जब आप 300 पार हैं तो जब इस तरीके के बयान आते हैं कि गड्ढा भरा जाए 15 तारीख तक, एक्सप्रेसवे में सीमेंट की बोरी कितनी आई, रिवर फ्रंट में क्या घोटाला हुआ और किन किन योजनाओं में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पैसा खाया, इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मंत्री ये भी बनाए कि एक्सप्रेस हाईवे जहां रुक गया था, क्या आजमगढ़ के आगे बलिया तक 5 साल में पहुंचेगा? संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आते से ही योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सभी अफसरों से कहा कि आप हमारे संकल्प पत्र को सबसे ध्यान से पढ़िए। ये मोदी जी ने भी कहा था। क्या वाकई योगी सरकार, बीजेपी सरकार अपने उस संकल्प पत्र को लेकर बेहद गंभीर है संगठन के स्तर पर? देखिए दीपक जी, योगी सरकार ने आते से ही अपना संकल्प पत्र सभी अधिकारियों, सभी अफसरों को, यूपी के सबको दे दिया था। उन्होंने अपने कमिटमेंट बता दी थी कि हमारे जो वादे हैं, जनता के साथ जो हमने वादे किए हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना है। अगर आपको ध्यान हो तो बूचड़ खाने को लेकर के भी फैसला पहले ही बैठक में लिया गया। अब मेरे इस पूरी बहस का फाइनल सवाल, और वो सवाल कहीं ना कहीं योगी जी के व्यक्तित्व के आसपास, बीजेपी के व्यक्तित्व के आसपास, बीजेपी के कमिटमेंट के आसपास है। आप में से कौन लोग को लगता है कि बीजेपी का लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी कुछ समय में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है, उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए मैंडेट मांगा था, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन हाँ कहता है? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक छात्र नेता हमारे सामने है, संजय माइक देना। ये छात्र नेता जो हमारे सामने, हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ये यहाँ पर संजय, यहाँ पे सब लोग मंदिर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत हम लोग को इस समय है शिक्षा। विश्वविद्यालय में शिक्षा हो नहीं पाती, क्योंकि अब हमारे यहाँ वाइस चांसलर बदले हैं, तो शिक्षा की बात जगी है। उसके बाद रोजगार के बाद फिर मंदिर और धर्म, ये चीजें अलग चीज है। पहले हम लोग की ये जरूरत है, रोजगार और बेरोजगारी खत्म हो। मैं सब चीजों को स्पष्ट कर दूं, सब लोग यहाँ बैठे हुए, राम मंदिर जल्दी से जल्दी बनेगा। हाँ, संविधान से राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होगा। संविधान से राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारी इस बहस का मतलब किसी निर्णय तक पहुंचना नहीं था, बल्कि योगी सरकार के 1 महीने के कामकाज को दिखाना था, बताना था, समझाना था, उस पर व्यापक बहस करनी थी कि समाज उसको किस तरीके से देखता है। साथ ही साथ जब इस तरह का मैंडेट किसी राजनीतिक दल को मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। और शायद पहली बार लोगों को लगा कई सालों के बाद, लगभग 14 सालों के बाद, कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी एक डिसिसिव, एक निर्णायक सरकार दे सकती है। और चूंकि बीजेपी एक विकल्प दिखाई दी, बीएसपी से बेहतर विकल्प दिखाई दी, गठबंधन से बेहतर विकल्प दिखाई दी, इसीलिए जनता ने 300 से ऊपर का मैंडेट दिया है। जाहिर सी बात है, ये योगी सरकार के लिए, खुद योगी जी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, बहुत ही जिम्मेदारी की बात है और आसान नहीं है डगर पनघट की, क्योंकि उत्तर प्रदेश को राज करना, उत्तर प्रदेश में रूल करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती की बात है, क्योंकि जनता चढ़ाती है तो जल्दी गिराती भी है। आज के हमारे खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।